अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वडैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो एपिसोड है डेट्स अबाउट द लेट टेस्ट 2024 लॉ एडमिशन टेस्ट, एपिसोड नंबर 6। तो लेट टेस्ट की तैयारी के सिलसिले में हमने जो मुख्तलिफ एपिसोड आप तक पहुंचाने का सिलसिला शुरू कर रखा है, आज उस सिलसिले में एपिसोड नंबर 6 जो है आप देखेंगे। आइए इस वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। एपिसोड नंबर 6 जो मैं आपसे बता रहा था, और इससे पहले कि हम वीडियो का आगाज़ करें, मुख्तसर तौर पे आपको मैं बता दूं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो मार्क्स है, जो डिवीजन ऑफ मार्क्स होगी लेट टेस्ट की, वो कैसे होगी। उसमें नंबर 1 जो टोटल पेपर आपका होगा लेट टेस्ट का, वो 100 मार्क्स का होगा। उसमें नंबर 1 पे है एसे राइटिंग जो है वो 15 मार्क्स की है। उर्दू एसे जो पर्सनल स्टेटमेंट है वो 10 मार्क्स की होगी। याद रखिएगा कि एसे राइटिंग और जो पर्सनल स्टेटमेंट है आप उसको इंग्लिश और उर्दू में दोनों में अटैम्प्ट कर सकते हैं। 20 मार्क्स का जो है आपका इंग्लिश का पोर्शन होगा और 20 मार्क्स का ही आपका जनरल नॉलेज होगा। उसके बाद 10 मार्क्स जो है वो इस्लामिक स्टडी के होंगे, और इसके बाद जो है जो पाकिस्तान स्टडी है वो होगा 10 मार्क्स का। जो पाकिस्तान स्टडी है वो भी 10 मार्क्स का है। 10 नंबर का जो है 10 नंबर का उर्दू है, और 5 नंबर का जो है मैथ का पोर्शन शामिल किया गया है। मैथ के सिर्फ 5 नंबर दिए गए हैं, और इसका टोटल मार्क्स जो हैं ये बनते हैं 100। लेकिन याद रखिएगा कि जो पासिंग मार्क्स हैं वो हैं 50 मार्क्स। तो इसमें पास होने के लिए आपको 50 नंबर दरकार होते हैं। अगर आपके 50 नंबर्स में से कम आएंगे तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में LLB प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने के अहल नहीं होंगे। तो उसके लिए एलिजिबल होने के लिए ज़रूरी है कि आपके लेट टेस्ट के अंदर जो मिनिमम नंबर हैं वो 50 होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ जो है आपको नेक्स्ट टेस्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा। आइए देखते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो का आगाज़ करें, मैं आपको थोड़ा सा एक टेक्निक बताने लगा हूँ आज, उसको आपने प्रैक्टिस में लाना है। इस एपिसोड के अंदर हमने सिर्फ पाकिस्तान स्टडी के क्वेश्चन तैयार किए हैं, और वो हैं 20। तो जब आपके सामने क्वेश्चन रखा जाएगा, उसकी स्टेटमेंट पढ़ी जाएगी, आपके सामने ऑप्शन रखे जाएंगे, तो आपने फौरी तौर पे अपनी नोटबुक के ऊपर जो है उसका जो ऑप्शन होगा, जो आपके ख्याल में जो भी ऑप्शन है वो आपने नोट कर लेना है। जब आप उसको नोट कर लेंगे तो उसके थोड़ी सेकंड्स के बाद जो है आप उसका दुरुस्त जवाब जो है वो आपको बता दिया जाएगा। अगर आपने जो नोट किया है जवाब दुरुस्त है तो उसको टिक कर लें, अदरवाइज़ उसके सामने क्रॉस लगा दें, और एट द एंड जो है आप उनकी काउंटिंग कर लें कि आपके 20 में से कितने नंबर बनते हैं। 20 में से 20 नंबर हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। 20 में से 15 नंबर हैं तो ठीक है, मतलब गुजारा हो रखा है। लेकिन अगर आप 10 के करीब हैं तो फिर आपको मज़ीद बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और ये एक मुश्किल काम नहीं है। अगर आप एक दिन जो है पाकिस्तान स्टडी के ऊपर लगा दें, या कम से कम 6-7 घंटे बैठ के अच्छे तरीके से लगा दें, तो आपका पाकिस्तान स्टडी का जो पोर्शन है वो अच्छे तरीके से अटैम्प्ट हो जाएगा। आइए बिला तख़ीर इसको आगे लेकर चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान परचेस्ड ग्वादर इनक्लेव फ्राम द सुल्तान ऑफ मस्कत एंड ओमान, ईरान, UAE, नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज़ मस्कत एंड ओमान। तो इसमें दुरुस्त जवाब है मस्कत एंड ओमान, यानी पाकिस्तान ने ग्वादर बंदरगाह जो है वो मस्कत और ओमान जो है उसके बादशाह से परचेज़ की थी, उसके सुल्तान से इसको परचेज़ किया था। नंबर 2 क्वेश्चन हमारे पास है, स्टूडेंट्स, द सुल्तान ऑफ ओमान एग्रीड टू हैंड ओवर ग्वादर टू पाकिस्तान फॉर ₹5.5 मिलियन, ₹10.5 मिलियन, नन ऑफ दीज द करेक्ट। उम्मीद है कब तक आपने जवाब लिख लिया होगा, और इसमें दुरुस्त जवाब है ₹5.5 मिलियन, यानी पाकिस्तान ने ग्वादर की जो बंदरगाह है वो 5.5 मिलियन रुपए में ओमान से ख़रीदी थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का ताल्लुक भी ग्वादर बंदरगाह के साथ है, और ये अहम क्वेश्चन है, विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान परचेस्ड ग्वादर। पाकिस्तान के किस वज़ीर आज़म ने ग्वादर बंदरगाह जो है उसको ख़रीदा था। उसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, मलिक फ़िरोज़ खान नून, दूसरा ऑप्शन है चौधरी मोहम्मद अली, और थर्ड ऑप्शन है नन ऑफ दीज। द करेक्ट ऑप्शन इज़ मलिक फ़िरोज़ खान नून। जब पाकिस्तान ने ग्वादर की बंदरगाह जो थी वो ओमान के सुल्तान से ख़रीदी, तो उस वक़्त पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे मलिक फ़िरोज़ खान नून। ये भी याद रखिएगा कि मलिक फ़िरोज़ खान नून का तल्लुक़ जो है वो सूबा पंजाब के साथ था, और मलिक फ़िरोज़ खान नून जो है वो तरतीब के अतबार से पाकिस्तान के 7th जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे। ये पाकिस्तान के 7वें प्राइम मिनिस्टर थे।
मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून के हवाले से एक और बात याद रखिएगा कि जब 1958 में 1958 के अंदर जो है अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया था, तो उस वक़्त मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून ही पाकिस्तान के जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे, जो एज ए 7th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो काम कर रहे थे। और मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून की एक खुद नविश्त भी है जिसका नाम है चश्मदीद। तो अगर आपको मौका मिले तो कभी उसका मुताला भी कीजिएगा। चश्मदीद उसका नाम है, मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून की खुद नविश्त है चश्मदीद, उसका मुताला भी कीजिएगा। आप देखिएगा कि मैंने आपको मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून के बारे में 3-4 जो है वो चीज़ें बता दी हैं, तो अब आपको ये सारी नोट कर लेनी चाहिए ताकि नेक्स्ट जो है आपको वीडियो देखने का मौका ना मिले तो आप रजिस्टर से निकालें और 2-4 मिनट के अंदर उसको आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज एब्रोगेटेड बाय प्रेसिडेंट याह्या खान। आपने बताना ये है कि 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको याह्या खान ने, जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, उन्होंने कब उसको एब्रोगेट किया, यानी उसको मनसूख कब कर दिया? on 25 March 1969, on 25 March 1968, on 25 March 1970, none of them। इसमें स्टूडेंट्स पहला ऑप्शन दुरुस्त है कि याह्या खान ने 25 मार्च 1969 को पाकिस्तान का जो दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन था, 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको एब्रोगेट कर दिया था, उसको मनसूख कर दिया था। 2-4 बातें और भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक तो ये है कि 1962 का जो आइन है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम को जो है वो नुमाइंदगी कर रहा था, यानी 1956 के आइन में पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत था, तो 1962 के आइन में जो है यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो नाफिज किया गया था। दूसरे नंबर पे याद रखिएगा कि जो 1962 का जो आइन है इसमें एक बेसिक डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया था, बुनियादी जमहूरतों का निज़ाम जो पहले पाकिस्तान में नहीं था। और अयूब खान के दौरे हुकूमत में जो है ये आइन जो था वो नाफिज किया गया था। तो इस तरह ये मज़ीद कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आपको नोट कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एब्रोगेटेड द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956। पाकिस्तान का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन है 1956 जो कि 23 मार्च 1956 को नाफिज हुआ था, तो इसको किसने मनसूख कर दिया, किसने इसको एब्रोगेट कर दिया? सिकंदर मिर्ज़ा, अयूब खान, याह्या खान, नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज़ सिकंदर मिर्ज़ा। अब इसमें थोड़ी सी टेक्निकल बात है। टेक्निकल बात यह है कि सिकंदर मिर्ज़ा जो हैं, जो उस वक्त एज ए हेड ऑफ़ द स्टेट और एज ए प्रेसिडेंट जो है वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे थे, तो उन्होंने जो है अयूब खान को मार्शल लॉ लगाने का कहा था। तो प्रैक्टिकली जो है आर्डर जो है अब्यून असम्बली का आर्डर उन्होंने जो है जारी किया था। इसलिए हम आमतौर पे तो यही कहते हैं कि पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ किसने नाफिज किया, तो उसके पीछे जो फोर्स काम कर रही थी वो सिकंदर मिर्ज़ा की थी। सिकंदर मिर्ज़ा के कहने के ऊपर जो है ये मार्शल लॉ लगाया था। तो पहला चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जो है अगरचे अयूब खान था, लेकिन इसको लगाने का जो हुक्म है वो सिकंदर मिर्ज़ा ने दिया था। तो ये टेक्निकल बात आपने याद रखनी है। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसी में और 1-2 बात मैं आपको बता दूं सिकंदर मिर्ज़ा के हवाले से ही। सिकंदर मिर्ज़ा जो हैं, ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट थे। जब 1947 को जो है पाकिस्तान कायम हुआ, तो उस वक़्त जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उसको एज ए अबूरी आइन नाफिज किया गया था। तो उसके मुताबिक जो हेड ऑफ़ द स्टेट था उसका ओहदा जो था वो गवर्नर जनरल का कहलाता था। तो पाकिस्तान के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल जो हैं वो ख्वाजा नाज़मुद्दीन। पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल जो हैं वो मलिक ग़ुलाम मोहम्मद। और पाकिस्तान के चौथे गवर्नर जनरल जो थे वो सिकंदर मिर्ज़ा थे। जब 1956 को पाकिस्तान का पहला आइन नाफिज किया गया, तो उस वक़्त चूँकि सिकंदर मिर्ज़ा एज ए गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान काम कर रहे थे, तो 1956 के आइन में जो है जो गवर्नर जनरल का जो ओहदा था उसको तब्दील करके उसको प्रेसिडेंट का ओहदा जो है बना दिया गया। इसलिए सिकंदर मिर्ज़ा जो हैं वो पाकिस्तान के चौथे और आखिरी गवर्नर जनरल भी रहे और पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट भी बन गए। तो ये बहुत अहम इन्फॉर्मेशन है, ये भी आपने नोट करनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द 1956 Constitution of Pakistan abrogated? When was the 1956 Constitution of Pakistan was abrogated? तो 1956 का आइन जो है कब मनसूख किया गया? October 7, 1958
October 10, 1960, none of them. The correct answer is October 7, 1958. डियर स्टूडेंट, एक और भी बात याद रखिएगा कि बाज़ बुक्स के अंदर जो है ये 7 अक्टूबर की बजाय 8 अक्टूबर भी लिखा हुआ मिलता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें कौन कौन से ऑप्शन इस्तेमाल किए गए हैं, तो ये आपने खुद जो है वो ज़हन रखना है। बाज़ ऑथेंटिक बुक्स के अंदर जो है 7 अक्टूबर भी लिखा होता है और बाज़ में ये 8 अक्टूबर भी लिखा हुआ मिलता है। तो ऑप्शन के अंदर जो है ज़ाहिर है या तो 7 अक्टूबर का ऑप्शन होगा या 8 अक्टूबर का होगा, तो आपने उसके मुताबिक जो है इसको अटैम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जी, हु रिकग्नाइज्ड पाकिस्तान फर्स्ट एज एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरन स्टेट। पाकिस्तान जब 14 अगस्त 1947 को कायम हो गया तो उसको बतौर इंडिपेंडेंट और सॉवरन स्टेट जो है किस मुल्क ने तस्लीम किया था, रिकग्नाइज़ किया था? ईरान, इंडिया, सऊदी अरेबिया, नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज़ ईरान। तो ईरान जो है वो हमारा हमसाया मुल्क है और उसने पाकिस्तान को सबसे पहले जो है वो रिकग्नाइज़ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन वाज ईस्ट पाकिस्तान सेपरेटेड? डियर स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जब 1947 को जो है पाकिस्तान कायम हुआ तो उस वक़्त पाकिस्तान 5 सूबों पर मुश्तमिल था, जिसमें था सूबा पंजाब, सूबा सिंध, सूबा खैबर पख्तूनख्वा, उस वक़्त उसका नाम था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, और सूबा बलूचिस्तान, और 5वां सूबा था ईस्ट पाकिस्तान या ईस्ट बंगाल। और फिर हालात जो थे वो बिगड़ते चले गए और ईस्ट पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बन गया। ये इसकी मुख्तसर सी बैकग्राउंड है। तो आपने बताना ये है कि व्हेन वाज ईस्ट पाकिस्तान सेपरेटेड फ्राम पाकिस्तान? दिसंबर 16, 1970, दिसंबर 26, 1971, नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज़ दिसंबर 16, 1971। ये स्टूडेंट यहाँ पे कंपोजिंग की गलती है, तो यहाँ पे है 16। मैं आपको बता देता हूँ, दिसंबर 16, 1971, 16 दिसंबर 1971 को जो है, दोबारा सुन लीजिएगा, 16 दिसंबर 1971 को मशरक़ी पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का सूबा था, वो पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बन गया, यानी एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत बनने में कामयाब हो गया। ऐसा क्यों हुआ, ये एक अलग कहानी है, फिर कभी किसी वीडियो के अंदर जो है इसके ऊपर बात हो सकती है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ द बांग्लादेश? तो कौन सी सियासी शख्सियत को फादर ऑफ बांग्लादेश जो है वो रिकग्नाइज़ किया जाता है? शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान जो है, ही इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ बांग्लादेश। उसे बाबाए बांग्लादेश कहा जाता है, क्योंकि बांग्लादेश को बनाने में और मशरक़ी पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने में सबसे जो अहम रोल था वो शेख मुजीबुर रहमान था। उसकी कोशिशों से, उसकी स्ट्रगल से, उसकी जद्दोजहद से, उसकी कुर्बानियों से जो है ऐसा प्रैक्टिकली मुमकिन हुआ था। इसीलिए बांग्लादेश के अंदर जो है शेख मुजीबुर रहमान को बाबाए बांग्लादेश कहा जाता है, फादर ऑफ बांग्लादेश। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जी, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? ये मैं डिटेल के साथ आपको बता चुका हूँ, यहाँ उसके ऊपर हम डिटेल से बात नहीं करेंगे। सिकंदर मिर्ज़ा, मलिक गुलाम मोहम्मद, अयूब खान, नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज़ सिकंदर मिर्ज़ा। सिकंदर मिर्ज़ा जो है ये पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट थे, पहले गवर्नर जनरल थे। उसके बाद जब 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन नाफज हुआ तो उसमें गवर्नर जनरल का अहदा तब्दील करके हेड ऑफ द स्टेट के लिए प्रेसिडेंट का अहदा रखा गया, और इस तरह सिकंदर मिर्ज़ा जो हैं वो पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट भी बन गए। वो पाकिस्तान के आखिरी और चौथे गवर्नर जनरल थे और पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट बन गए थे। दिलचस्प बात यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि जब अयूब खान ने जो है सिकंदर मिर्ज़ा के ही कहने के ऊपर, जो कि उस वक्त हेड ऑफ द स्टेट थे, प्रेसिडेंट थे, मार्शल लॉ लगा दिया। तो मार्शल लॉ जो है ये लगाया गया 7 अक्टूबर को। 7 अक्टूबर 1958 को सिकंदर मिर्ज़ा के कहने के ऊपर अयूब खान ने मार्शल लॉ लगा दिया। जब मार्शल लॉ लग गया तो जो प्राइम मिनिस्टर था उसको जो है बरतरफ कर दिया गया, असम्बली जो थी वो डिज़ाल्व हो गई। 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी एब्रोगेट कर दिया गया। और उसके बाद जो है 27 अक्टूबर को, यानी सिर्फ 20 दिन बाद 27 अक्टूबर को सिकंदर मिर्ज़ा जो हैं उनसे ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा ले लिया गया और उनको मुल्क बदर कर दिया गया। तो ये ट्रेजेडी है सियासत की कि जिस शख्स ने
ये साजिश की थी मार्शल लॉ लगाने की, वो शख्स ख़ुद जो है उस साजिश का जो है वो शिकार भी हुआ। तो जब आप स्टेट को, रियासत को, मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं तो फिर एक फ़ितरी अमल के ज़रिए जो है उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो जवाब है वो भी आपको लाजमी तौर पे मिल जाता है। हु मेड द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हु मेड द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान, अमीरुद्दीन किदवई, नसीरुद्दीन, नन ऑफ देम, द करेक्ट आंसर इज़ अमीरुद्दीन किदवई। अमीरुद्दीन किदवई जो हैं उन्होंने पाकिस्तान का जो परचम है वो डिज़ाइन किया था। पाकिस्तान का परचम अमीरुद्दीन किदवई ने डिज़ाइन किया था। मेरे ख्याल में आप साथ साथ काउंटिंग कर रहे हैं, तो देखते हैं कि कितने नंबर आपके बनते हैं। व्हाट इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश का सरकारी नाम क्या है? बांग्लादेश कब बना? 16 दिसंबर 1971 को। तो आपने बताना ये है कि व्हाट इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ बांग्लादेश। दो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, दूसरा ऑप्शन है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है? जी स्टूडेंट्स, पहला ऑप्शन जो है दुरुस्त है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक बांग्लादेश एक सेकुलर स्टेट है और उसका जो ऑफिशियल नेम है वो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। चाइना का भी नाम जो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। तो दुनिया में बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनका नाम जो है वो पीपल्स रिपब्लिक से मंसूब है। तो बांग्लादेश का नाम भी जो ऑफिशियल नेम है दैट इज़ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो ऑफिशियल नेम है क्या है? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, नन ऑफ देम, द करेक्ट आंसर इज़ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। बांग्लादेश जो है जो कि पहले पाकिस्तान का हिस्सा था और पाकिस्तान को बनाने में उसकी बड़ी स्ट्रगल है। अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान को बनाने में सबसे बड़ा रोल जो था इन तमाम सूबों में से वो बांग्लादेश का था, बांग्लादेश के लोगों का था। लेकिन हालात कुछ ऐसे हुए, बदकिस्मती पाकिस्तान की हुई कि हम इसको मुत्तहिद ना रख सके। 16 दिसंबर 1971 को, मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि आपके ज़हनशीन हो जाए, 16 दिसंबर 1971 को जो है ईस्ट पाकिस्तान जो है, जो मशरक़ी बंगाल था, वो पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बनने में कामयाब हो गया और उसका फिर नाम जो है वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश रखा गया। जबकि पाकिस्तान का जो नाम है तीनों दसातीर में, पाकिस्तान में आपको पता पहला आइन 1956 में और दूसरा आइन जो है 1962 में और तीसरा आइन जो है वो 1973 में नाफुज हुआ। इन तीनों दसातीर में जो है पाकिस्तान का जो ऑफिशियल नेम है वो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो जो इस्लाम की जो टर्म है वो पाकिस्तान के नाम का पैदा तौर पे हिस्सा है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का कौमी फल कौन सा है? और नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान का आपने बताना है मैंगो, बनाना, ऑरेंज, नन ऑफ देम, द करेक्ट आंसर इज़ मैंगो। मैंगो जो है वो पाकिस्तान का कौमी फल है और आजकल जो है मैंगो का मौसम जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ आ रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ पाकिस्तान नेशनल ड्रिंक। पाकिस्तान का नेशनल मशरूब, कौमी मशरूब कौन सा है? शुगर केन जूस, लस्सी, सत्तू और नन ऑफ देम। वैसे तो तीनों ही बनते हैं, शुगर केन जूस, लस्सी और सत्तू। पाकिस्तान का जो नेशनल ड्रिंक है वो है शुगर केन जूस। शुगर केन जूस मीन्स गन्ने का रस, जिसको आमतौर पे हम पंजाब में रो कहते हैं। तो उसको जो है पाकिस्तान को उसको शुगर केन जो जूस है उसको पाकिस्तान का नेशनल ड्रिंक करार दिया गया है। आपने याद रखना है गन्ने का जो रस है जिसको रो भी कहते हैं या शुगर केन जूस, वो पाकिस्तान का नेशनल ड्रिंक है। विच इज़ द नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का कौमी दरिया कौन सा है? इंडस रिवर, रावी रिवर, नन ऑफ देम, द करेक्ट आंसर इज़ इंडस रिवर। तो जो दरिया सिंध है उसको इंडस रिवर कहा जाता है और वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है और वो पाकिस्तान का नेशनल रिवर भी कहलाता है। पाकिस्तान का जो नेशनल रिवर है वो है इंडस रिवर, जिसको उर्दू में दरिया सिंध कहा जाता है। विच रिवर इज़ कॉल्ड फादर ऑफ वाटर इन पाकिस्तान। ये भी दरियाओं से मतलब एक अहम क्वेश्चन है। विच रिवर इज़ कॉल्ड फादर ऑफ वाटर इन पाकिस्तान। एक इसमें ऑप्शन दिया मैंने क्योंकि पहले डिस्कस हो गया है, वो है इंडस रिवर। जो दरियाए सिंध है उसको फादर ऑफ वाटर इन पाकिस्तान कहा जाता है।
तो उसका दुरुस्त जवाब है इंडस रिवर। और विच इज़ द लार्जेस्ट डैम इन पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा डैम है वो कौन सा है, और उसमें भी एक ऑप्शन दिया गया है आपको, आपकी आसानी के लिए आपका नंबर बन जाएगा मुफ्त में, वो है तरबेला डैम। तरबेला डैम जो है डेट इज़ कंसीडर्ड एज द लार्जेस्ट डैम इन पाकिस्तान। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन डिड भुट्टो बिकेम सिविलियन, ये है चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। तो वैसे तो पाकिस्तान के अंदर 4 बार फौजी मार्शल लॉ लगे हैं। पहला लगा 1958 को, दूसरा मार्शल लॉ जो है 1969 को, तीसरा मार्शल लॉ 1977 को, और चौथा मार्शल लॉ जो है वो 1999 को लगा है। लेकिन पाकिस्तान में एक दफ़ा ऐसा भी हुआ कि किसी सिविलियन ने जो है और एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह ने, यानी वो सिर्फ सिविलियन नहीं था बल्कि एक सियासी जमात का वो सरबराह भी था, उसने भी मार्शल लॉ लगाया। और उसका जो मार्शल लॉ जो है उसको हम सिविलियन मार्शल लॉ कहते हैं, यानी वो शख्स जो है वो सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गया था। और इसके बारे में दिलचस्प मालूमात हैं। वो कौन शख्स था, वो यहाँ तो नाम से तो पता चल गया कि ही वाज जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह थे, वो पाकिस्तान के पहले सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने। कब बने ये भी नोट कर लीजिएगा, दिसंबर 20, 1971, दिसंबर 16, 1971, और नन ऑफ देम, इसमें पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। देखिए 16 दिसंबर 1971 को ये डेट लिखी हुई है। 16 दिसंबर 1971 को मशरक़ी पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बन गया था। जब ये हादसा हुआ, जो बहुत अफसोसनाक हादसा हुआ, उस वक़्त पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे और जो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे वो याह्या खान थे। और जब याह्या खान के होते हुए ये सारा कुछ हो गया तो फिर याह्या खान के ऊपर बड़ा प्रेशर था, बड़ा दबाव था, क्योंकि सारी उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो एज ए हेड ऑफ़ द स्टेट और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उसी के ऊपर ऐड होती थी। तो जब वो उस प्रेशर को वो फेस ना कर सका तो उसने क्या किया कि 4 दिन के बाद यानी 16 दिसंबर को ये इंतहाई अफसोसनाक हादसा हुआ, और उसके 4 दिन बाद 20 दिसंबर को जो है उसने जो है इक़्तिदार से अलहदगी का फ़ैसला किया और उसको फिर नज़रबंद कर दिया गया, और इक़्तिदार जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सुपुर्द कर दिया। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो इस तरह पाकिस्तान के सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गया। आइए, अब उम्मीद है कि आप इसको समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सर्व एज द 5th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, फजल इलाही चौधरी, सिकंदर मिर्ज़ा, याह्या खान, नन ऑफ देम। आपने बताना ये है कि वो कौन सी सियासी शख्सियत है जिसने पाकिस्तान में 5वें प्रेसिडेंट के फ़रज़ सर अंजाम दिए। हु सर्व एज द 5th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, फजल इलाही चौधरी, सिकंदर मिर्ज़ा, याह्या खान, नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज़ फजल इलाही चौधरी। फजल इलाही चौधरी जो हैं उन्होंने पाकिस्तान में 5वें प्रेसिडेंट के फ़रज़ सर अंजाम दिए थे। तो पाकिस्तान के जो पहले प्रेसिडेंट थे वो सिकंदर मिर्ज़ा थे, दूसरे प्रेसिडेंट याह्या खान अयूब खान बने, दूसरे प्रेसिडेंट अयूब खान, तीसरे प्रेसिडेंट जो थे वो थे याह्या खान, चौथे प्रेसिडेंट जो थे वो थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्रेसिडेंट कैसे बन गए वो मैं आपको बताता हूँ कि जब 20 दिसंबर 1971 को याह्या खान ने इक़्तिदार से अलहदगी का फ़ैसला किया और उन्होंने इक़्तिदार जो था वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सुपुर्द कर दिया। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सुपुर्द इक़्तिदार किया गया तो उस वक्त याह्या खान के पास 2 अहम ओहदे थे। एक तो वो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, दूसरा वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे। तो दोनों ओहदे जो थे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पास आ गए। इस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन गए। इस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी बन गए। तो चौथे प्रेसिडेंट जो हैं वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो बने, और 5वें प्रेसिडेंट जो थे वो थे फजल इलाही चौधरी। मैं आपको दोबारा गिनवा देता हूँ। पहले प्रेसिडेंट जो हैं वो सिकंदर मिर्ज़ा हैं, दूसरे अयूब खान हैं, तीसरे याह्या खान हैं, चौथे प्रेसिडेंट जो हैं वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं, और 5वें प्रेसिडेंट जो हैं वो चौधरी फजल इलाही हैं, जो कि 1973 में प्रेसिडेंट बने और 1978 तक जो है वो इस ओहदे के ऊपर फायज रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फ्राम 1973 टू 1978, यानी 1973 से लेकर 1978 तक कौन सी शख्सियत पाकिस्तान में प्रेसिडेंट के ओहदे पर फैज रही। फजल इलाही चौधरी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज़
फजल इलाही चौधरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, यहाँ पे इन सवालात का इख्तिताम होता है। टोटल क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं 20, आपने ख़ुद उसकी मार्किंग करनी है और ख़ुद मार्किंग करने के बाद आप बताइएगा ज़रूर, कमेंट्स के अंदर जाकर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर है। अगर आपका स्कोर जो है 15 से लेकर यानी 15 से लेकर 20 तक है, 20 तक है, तो आपकी तैयारी जो है काफ़ी हद तक बेहतर है। लेकिन अगर वो 10 के राउंड अबाउट है, 10 से 1-2 पॉइंट ऊपर है या नीचे है, तो आप रिस्क के ऊपर चल रहे हैं। आपको मज़ीद बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। आपके पास अभी टाइम है, आपका 9 को टेस्ट है, अभी आप यकम है आज, तो आपके पास काफ़ी टाइम है, तो आप मज़ीद काम कर सकते हैं। आप अगर एक पूरा दिन इसके ऊपर लगा दें या किसी से रहनुमाई ले लें, तो आपकी ये तैयारी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। हमारे साथ रहिएगा, आपको मज़ीद इस तरह की बड़ी जो है वो यूज़फुल वीडियो जो है वो आप तक पहुँचती रहेंगी। अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, इजाज़त भी दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।